महाराष्ट्र में 2024 का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि राज्य में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब शिवसेना दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। एनसीपी में भी यही स्थिति है, जहां अजित पवार की बगावत के बाद पार्टी दो गुटों में बढ़ गई, एक अजित पवार की एनसीपी और दूसरी शरद पवार की एनसीपी। अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ बीजेपी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित का गठबंधन है, जिसे महायुति कहा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद का गठबंधन है, जिसे महाविकास अघाड़ी कहा जा रहा है। ये दो बड़े गठबंधन राज्य की राजनीति में आमने सामने हैं, जिसमें बीजेपी बनाम कांग्रेस, शिवसेना शिंदे बनाम शिवसेना उद्धव और एनसीपी अजित बनाम एनसीपी शरद होने जा रहा है। इसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे और साथ ही कुछ सवालों के जवाब जानेंगे कि शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद दोनों पार्टियों के पुराने समर्थक और नए वोटर किस गुट का समर्थन करने वाले हैं। ये पार्टियां टूटी कैसे, महाराष्ट्र में किस पार्टी और गठबंधन का प्रभाव सबसे ज्यादा है, क्या पुराने गठबंधन और उनके नए स्वरूपों को समर्थन मिल सकेगा या फिर नए समीकरण जीत का रास्ता बनाएंगे। सबसे आखिर में जानेंगे, जब साल 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, तो इस बार चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव हरियाणा के साथ क्यों नहीं कराए। क्या इसमें कोई झोल है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन दशकों पुराना था। यहां तक कि साल 2019 में भी बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर ही चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद होना शुरू हो गए थे। शिवसेना का दावा था कि बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद साझा करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी ने इसे निभाने से इनकार कर दिया और बाद में उद्धव ने यह गठबंधन तोड़ दिया। उद्धव के इस फैसले के पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला, वे महाराष्ट्र में बीजेपी के पीछे न रहकर शिवसेना की स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहते थे। दूसरा, वे अपने बेटे आदित्य ठाकरे का राजनीतिक करियर सुरक्षित करना चाहते थे। बीजेपी से बात नहीं बनने पर उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत की, जो विचारधारा में भले अलग थे, लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखना उनका भी उद्देश्य था। ऐसे में शरद पवार के समर्थन से तीनों पार्टियों ने महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन बनाया, जिसमें उद्धव ठाकरे को विधायक दल का नेता चुना गया। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा ठाकरे परिवार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सदस्य ने एक संवैधानिक पद संभाला हो। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर कई योजनाएं शुरू की और कोविड के बाद महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करना शुरू किया ही था कि साल 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया। बगावत की बू आने लगी थी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ पार्टी के खिलाफ बगावत कर चुके थे। शिंदे का मानना था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाना शिवसेना की मूल विचारधारा के खिलाफ था। उनका यह तर्क था कि बाला साहब ठाकरे ने हमेशा हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की बात की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई और शिवसेना के सिद्धांतों से समझौता कर लिया। शिंदे गुट ने इस बगावत को सही ठहराने के लिए मणिपुर के नबाम रेबिया केस का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को सरकार बनाने की अनुमति दी थी। इसी मिसाल को आगे रखते हुए शिंदे गुट ने अपने इस कदम को राजनीतिक गलियारों में कानूनी और संवैधानिक घोषित कर दिया। अब उद्धव ठाकरे को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए बुलाया गया। उधर शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया ताकि डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित न कर सकें। इसके जवाब में उद्धव को जब लगा कि उनकी ही पार्टी के लोग अब उनके साथ नहीं हैं, तो उन्होंने एक भावुक संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। जब ये सब हो रहा था, तब एकनाथ शिंदे बागी शिवसेना विधायकों को भगाकर गुवाहाटी ले गए, जहां साथ में उनके साथ निर्दलीय विधायक भी उनके मौजूद थे। शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने के लिए अब तैयार थे, तो उधर भाजपा से सीएम उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस की सालों की राजनीति अर्श से फर्श तक आने को मजबूर थी। फिर आती है तारीख 29 जून 2022। इधर उद्धव ठाकरे का इस्तीफा आया और उधर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के अलावा
कोई पद नहीं चाहते थे, लेकिन दिल्ली से गए एक फोन कॉल के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस घटनाक्रम ने शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना उद्धव गुट। 2023 आते आते महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ी उथल पुथल देखने को मिली जब एनसीपी नेता अजित पवार ने बगावत कर दी। यह घटना तब शुरू हुई जब शरद पवार ने पार्टी में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की और प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इस फैसले से अजित पवार को लगा कि अब पार्टी में उनके लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान या पद नहीं बचा है। उन्हें आभास हो गया कि एनसीपी में रहते हुए उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकेंगी। बीजेपी नेताओं से उनकी बातचीत अब तेज होने लगी। नतीजतन 2 जुलाई 2023 को एनसीपी के 41 विधायकों के साथ बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होकर महाराष्ट्र सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम का पद संभाल लेते हैं। अजित पवार की इस बगावत के बाद एनसीपी भी शिवसेना की तरह दो धड़ों में बंट जाती है। एक तरफ अजित पवार की एनसीपी थी जो बीजेपी और शिंदे गुट के साथ महायुति सरकार का हिस्सा बन गई, और दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी जो महाविकास अघाड़ी एमवीए के साथ विपक्ष में बनी रही। आइए अब जानते हैं फिलहाल महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अंदर क्या क्या समीकरण बन रहे हैं। महायुति गठबंधन में 3 पार्टियां हैं और तीनों के अपने अलग अलग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी अजित के अजित पवार और शिवसेना शिंदे के एकनाथ शिंदे। इन तीनों में से गठबंधन किसे सीएम का उम्मीदवार घोषित करेगा ये अभी साफ नहीं है। ऐसा ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी दिख रहा है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहले महायुति को घोषणा करने दीजिए, फिर हम आप सभी को बताएंगे कि हमारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। ये बयान इस बात को दर्शाता है कि एमवीए में भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, और ये स्थिति बनी है 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 13 पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना उद्धव केवल 9 सीटों पर जीत पाई और एनसीपी शरद सिर्फ 8 सीटों पर। यहीं से गठबंधन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर असमंजस में है। गठबंधन का नेता कौन होगा? उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम को लेकर लोग सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस और एनसीपी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम घोषित करेंगी। अगर वो ऐसा करती हैं तो मतदाताओं के लिए भ्रम का कारण बन सकती हैं और निश्चित ही इससे महायुति को लाभ होगा। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो हार जीत में अंतर ला सकता है, वो है मतदाताओं की संख्या। 2019 में राज्य में 8,89,00,000 मतदाता थे, जबकि 2024 के चुनावों में यह संख्या बढ़कर 9,63,00,000 पहुंच गई, यानी कि लगभग 70 लाख नए मतदाता और जुड़ गए हैं। नए मतदाता जो युवा पीढ़ी से आते हैं, अपनी प्राथमिकताओं और समस्याओं को लेकर अधिक जागरूक हैं। वे विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देते हैं। इसलिए जो गठबंधन धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर इन मुद्दों पर बात करेगा, वो इनका वोट पा सकता है। चलिए अब अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। जब साल 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, तो इस बार चुनाव आयोग ने इन दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ क्यों नहीं करवाए? देखिए, जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा की थी, तो चुनाव आयुक्त ने बताया कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हुए थे और इस बार भी एक ही चरण में होंगे। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव हरियाणा के साथ क्यों नहीं हुए, इसका चुनाव आयुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि महाराष्ट्र सरकार को इतना अतिरिक्त समय क्यों दिया जा रहा है। इसे समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने क्या क्या किया। देखिए, इस बीच महाराष्ट्र सरकार की 6 बैठकें हुई, 5 सितंबर, 23 सितंबर, 30 सितंबर, 4 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को। इन 6 बैठकों में महाराष्ट्र सरकार ने 165 फैसले लिए, जिनमें से कुछ फैसलों में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 14 अक्टूबर को मुंबई के 5 नाकों पर हल्के वाहनों के लिए टोल टैक्स वापस ले लिया गया। जब इस टोल टैक्स को सितंबर में बढ़ाया गया था, तो 1 महीने के अंदर ही वापस क्यों ले लिया गया? इससे पहले 23 सितंबर की बैठक में सरपंचों के वेतनों में भी बढ़ोतरी की गई। यहां तक कि 10 अक्टूबर की बैठक में तो मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर 6,000 से 16,000 रुपए तक कर दिया गया। क्या इससे यह कहना सही नहीं होगा कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को चुनावी घोषणा करने का समय दिया था? चलिए, चुनाव आयोग की दोहरी मानसिकता को समझने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं।
जब शिवसेना टूटी तो चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह उस गुट को दे दिया जिसने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, यानी शिंदे गुट को दे दिया, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक शिवसेना के असली वारिस वो ही थे। ऐसे ही जब बाद में एनसीपी टूटी तब भी एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजित पवार को दे दिया गया, क्योंकि वो भी बीजेपी के गठबंधन में शामिल थे। हालांकि ये एकमात्र संयोग भी हो सकता है। अब आगे का रास्ता जनता के हाथ में है, वो किस गठबंधन को महाराष्ट्र का वारिस मानती है और किसको नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।